तो कैसे हैं आप लोग? याद है हम लोगों ने पिछले एपिसोड में क्या डिस्कस किया था? हमने जाना था फोर्स के बारे में अपने दोस्त का सर फाड़। ये है उसका एपिसोड 2। तो अगर आप देखना चाहते हैं एपिसोड 1 तो ये आ रहा है वीडियो का लिंक। तो बच्चों, जिस तरह से हर देसी घर के अंदर गुड़िया, गुड्डू, लवली जैसी आंटियां पाई जाती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फिजिक्स में भी मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस पाई जाती हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। और यही है हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक, यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस एडवेंचरस सफर का आगाज अपनी पहली टाइप ऑफ फोर्स के साथ, जिसका नाम है द टेंशन। तो स्टूडेंट्स, टेंशन सिंपली उस फोर्स का नाम है जो कि एक बेचारी रस्सी एक्सपीरियंस करती है। और वो रस्सी टेंशन कब एक्सपीरियंस करती है? जब उसके एंड पर किसी वेट को लटकाया जाता है या उस रस्सी के दोनों एंड्स को खींचा जाता है। तो बच्चों, इस टेंशन को और बेहतर तौर पे समझने के लिए चलिए मुलाहिजा करते हैं एक और एक्सपेरिमेंट। हम कंसीडर करने जा रहे हैं एक बॉक्स को जो कि एक रस्सी के साथ हैंग हुआ है। अगर मैं उस रस्सी को होल्ड करूं तो क्या मुझे उस बॉक्स का वेट फील होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। पर कैसे? असल में हो क्या रहा है, वो रस्सी उस बॉक्स का वेट मेरे हाथ तक ट्रांसफर कर रही है और यही अपवर्ड फोर्स जो वो रस्सी एक्सपीरियंस कर रही है, दैट इज सिंपली नोन एज टेंशन। लेकिन बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, टेंशन की डायरेक्शन कहां होती है? हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। वीकेंड्स आने की देर होती है और घर वाले हमें मजदूरी समझ लेते हैं। कभी सोफा इधर खिसकाओ, कभी अलमारी इधर रखो, पूरा दिन यही ड्रामा चलता रहता है। लेकिन आखिर ये फर्नीचर इतनी जान लगाने के बावजूद भी अपनी जगह से इतनी मुश्किल से क्यों खिसकता है? और अगर ये कारपेट पे रखा हो, उसको डिस्प्लेस कराना एक अजाब से कम नहीं। लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह स्मूथली मूव क्यों नहीं कर जाता? इस ख्वारी का जवाब भी हमें मिलता है फोर्स की एक टाइप से, जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो दो सरफेसेस के कांटेक्ट में आने पर एक्ट करती है। यानी अलमारी की सरफेस जब जमीन के सरफेस से कांटेक्ट में आती है तो इन दोनों के दरमियान प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन फोर्स। अब जैसे ही अलमारी को आगे बढ़ाने के लिए हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये फ्रिक्शन इस अप्लाइड फोर्स की उल्टी डायरेक्शन में एक्ट करती है और अलमारी के मोशन को रोकना शुरू कर देती है और हमारी ख्वारी लगना स्टार्ट हो जाती है। सेम यही होता है जब हम किसी खराब गाड़ी को धक्का लगाते हैं। गाड़ी के टायर्स और रोड की सरफेस के दरमियान सरफेस कांटेक्ट की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होती है। एक तो गाड़ी का वजन इतना ज्यादा, और गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जब हम उसे पीछे से पुश करते हैं तो ये फ्रिक्शन हमारी फोर्स को अपोज करना स्टार्ट करती है और हमारी हालत और टाइट हो जाती है। फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है और फ्रिक्शन डिपेंड करती है कॉन्टैक्टिंग सरफेस की रफनेस के ऊपर। यानी जितना ज्यादा दो सरफेस जो कि आपस में इन कॉन्टैक्ट हैं रफ होगी, फ्रिक्शन उनके दरमियान उतना ही ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी और उनके मोशन को उतना ही ज्यादा रिटार्ड करेगी। हमारी दुनिया में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी सरफेस पूरी तरीके से स्मूथ हो। हर सरफेस पर थोड़ी बहुत रफनेस जरूर पाई जाती है। अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो ये सरफेस रफनेस हिल्स और वैली की तरह दिखाई देती है। गाड़ी के टायर्स और हमारी रोड्स इसी वजह से रफ बनाई जाती हैं ताकि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आके मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकें और गाड़ी रोड पर बड़े आसानी से ट्रैवल कर सके। अगर ये ना होता तो शायद सारी गाड़ियां आपको रोड पे फिसलती हुई दिखाई देती। अगर यकीन नहीं आता तो कभी गीली चप्पल पहन के टाइल्स पे भाग के देखें। चप्पल और टाइल्स दोनों के दरमियान मिनिमम सरफेस रफनेस होगी, जिसकी वजह से आप फिसल कर निहायत अच्छे तरीके से मिनिमम फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये फ्रिक्शन ही है जिसकी बदौलत हम चल पाते हैं, लिख पाते हैं। इवन अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम कपड़े भी पहन नहीं सकते थे। फ्रिक्शन ना होने की वजह से हमारे सारे कपड़े फिसल फिसल के हमारी बॉडी से नीचे गिर जाते हैं। फ्रिक्शन की ये इंपॉर्टेंट टाइप फर्दर सब टाइप्स में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। चलते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है हमारी आज की तीसरी टाइप ऑफ फोर्स, जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। फर्ज कीजिए आप एक दिन अपनी क्लासरूम में बैठे हैं और कयूम साहब अपने बोरिंग फिजिक्स के लेक्चर की वजह से आपको पकाए जा रहे हैं बनाएंगे जो कि हर मर्ज की दवा होगा। और इस वक्त आपको अपनी तशरीफों में जो हल्का फुल्का सा दर्द फील हो रहा है, वो इस तीसरी टाइप की फोर्स की वजह से है, जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। जब कोई बॉडी किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट बनाती है तो उस बॉडी का वेट उस सरफेस पे एक्ट करना शुरू करता है और साइमल्टेनियसली कांटेक्ट की वजह से वो सरफेस भी उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करना शुरू करती है, जिसको हम जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन के नाम से। फॉर एग्जांपल, चलता हुआ हाथी हो या जमीन पर वॉक करती हुई खतरनाक सी स्कूल की टीचर, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से कांटेक्ट बनाने वाले हर ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है। कभी बीचेस पर पिकनिक एंजॉय करते हुए या बाइक चलाते हुए आपने कभी फील किया है कि हवा आपको मूव करने से रोक रही है, आपको धक्का दे रही है? हवा का ये धक्का देना फोर्स की एक टाइप है जिसको कहा जाता है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस, जिसको ड्रैग भी कहा जाता है, एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है जब वो ऑब्जेक्ट एयर के थ्रू मूव करता है, और इस फोर्स की वजह से उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। अब चूंकि हवा हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है, इसी वजह से एयर रेजिस्टेंस बड़े बड़े जहाजों से लेकर छोटी छोटी चोटियों पर हर जगह एक्ट करती है। तो याद रखिएगा, अब जब भी आप बाइक चला रहे हो या भाग रहे हो, एयर रेजिस्टेंस ही वो फोर्स है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है।
अबे यार लाइट तो सही लगा लिया करो भाई। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सॉरी। तो भाई फोर्स की फोर्थ टाइप ने अपने आप को खुद ब खुद इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसका नाम है द ग्रेविटी। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हवा में उछालते हैं तो वो कुछ टाइम बाद नीचे आ जाता है। आखिर क्यों एक एप्पल दरख्त से टूटकर जमीन पे आके गिरता है? आखिर क्यों एक प्लेन क्रैश के दौरान सीधा जमीन से आके टकराता है? Why do things move downward? ये अजीब लेकिन बेहतरीन सवाल सबसे पहले एक अंग्रेज साइंटिस्ट के दिमाग में आया, जिनका नाम है आइजैक न्यूटन। और यही वो शख्स थे जिन्होंने हमारी यूनिवर्स का एक बहुत ही खुफिया राज डिस्कवर किया, द ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट्स, ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो कि कोई ज्यादा मास रखने वाली बॉडी किसी कम मास रखने वाली बॉडी पर अप्लाई करती है और उन कम मास रखने वाली बॉडीज को अपनी तरफ खींचती है। जमीन पर खड़े आप चाहे कितनी ऊंची छलांग लगा लें, आपको वापस आना जमीन पर ही पड़ेगा, बिकॉज अर्थ का मास आपके मास से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अर्थ आप पे कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करती है और इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जमीन आपको कहीं जाने नहीं देती। अब किसी क्रिएटिव बच्चे के दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है, सर मेरा मास तो बहुत ज्यादा है पर फिर भी वो मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही। ये सवाल तो बहुत अच्छा है। हम इंसान भी मास रखने की वजह से अपने अंदर ग्रेविटी जनरेट करते हैं, लेकिन हमारा मास इतना कम है कि इससे प्रोड्यूस होने वाली ग्रेविटी इतनी कम होती है कि हम उसको फील नहीं कर पाते। प्लस अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि अर्थ अपने ऊपर मौजूद तमाम ही ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंसान की ग्रेविटेशनल इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती है। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत ही बड़ी नेमत है जो कि हमारे आसपास सब चीजों को स्टेबल रखती है। इमेजिन करें अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स अगर जीरो हो जाए तो तमाम ही जानदार, व्हीकल, समंदर, पहाड़ सब आसमान की तरफ फ्लोट करना शुरू कर देंगे और चारों तरफ क्योस क्रिएट हो जाएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो जमीन के साथ साथ हमारी कायनात में मौजूद हर चीज को स्टेबल रखती है। तमाम स्टार्स, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे को स्टेबल रख पाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है सन, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम ही ऑब्जेक्ट्स पर लगातार ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से तमाम ही प्लैनेट्स सन के करीब अपने फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर इन सब की ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी वक्त जरा सी भी ऊपर नीचे हो जाए तो सारी कायनात का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। तो अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स की मिकदार कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका इंतजाम भी आइजैक न्यूटन ने 1687 में कर दिया था, एक फॉर्मूला प्रपोज करके। इसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हिच इज F = G m1m2/r²। तो याद रखिएगा, अगर आप आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही वो फोर्स है जो आपको जमीन पे लाके पटक सकती है। एटम्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। एटम्स वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनके कंबाइन होने से हर चीज वजूद में आती है। ये जमीन और आसमान और इनके दरमियान मौजूद तमाम ही ऑब्जेक्ट्स इन्हीं एटम्स की मिलने की वजह से वजूद में आए हैं। एटम्स इतने छोटे होते हैं जिनको एक नॉर्मल नजर से देखा नहीं जा सकता, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि साइंटिस्ट ने बेशुमार एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के जरिए ये पता लगाया कि इन टाइनी पार्टिकल्स के अंदर भी मजीद टाइनी सब एटॉमिकल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस नामी जगह में एग्जिस्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता रहता है। अब जैसे कि हम जानते हैं, कुदरत ने हर चीज को जोड़ों में पैदा किया है, जैसे मियाँ और बीवी, हुप्पो और फसाद। बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी एक जोड़े की तरह एग्जिस्ट करते हैं। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यहाँ पर यह बात जरूर याद रखिएगा कि प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब होता कुछ यूं है, जब भी दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को धक्का देना शुरू करते हैं, रिपेल करना शुरू करते हैं। मगर अगर दो अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो वो फौरन ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे से जाके चिपक जाते हैं। अब जो फोर्स इन लाइक चार्जेस को रिपेल और अनलाइक चार्जेस को अट्रैक्ट करती है, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। अब इन चार्जेस के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मिकदार कितनी है, इसको जानने के लिए फ्रेंच फिजिसिस्ट ऑगस्टिन डी कूलम ने एक फॉर्मूला पेश किया, which is F = K Q1Q2/r²। और इस फॉर्मूले को कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है। फोर्स की इस टाइप के जरिए इंसानों ने अपनी आम जिंदगी में बहुत सारी डिवाइसेस जैसे जनरेटर, फोटोकॉपी मशीन, इंकजेट प्रिंटर्स एक्सेट्रा बना के अपने लिए बहुत सारी आसानियां पैदा की। चलते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स की तरफ। ये वही फोर्स है जिसकी बदौलत ये दो काकरोच जैसी शक्ल के मैग्नेट्स आपस में चिपक जाते हैं। ये वही फोर्स है जिसकी बदौलत हम बचपन में रंग बिरंगे अल्फाबेट्स फ्रिज पे चिपकाया करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किसी भी मैग्नेट से प्रोड्यूस होती है और मैग्नेट बने होते हैं या तो आयरन से या तो स्टील से। एक नॉर्मल बार मैग्नेट कुछ इस तरह से दिखता है कि उसके एक तरफ होता है नॉर्थ पोल और एक तरफ होता है साउथ पोल।
मैग्नेटिक फोर्स भी बिल्कुल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह बिहेव करती है। जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दो टाइप ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स में दो टाइप ऑफ पोल एग्जिस्ट करते हैं। जब दो लाइक पोल्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब दो अनलाइक पोल्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और वो फोर्स जो इन पोल्स को रिपेल और अट्रैक्ट करवाती है उसका नाम होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हम इंसानों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े डैम से लेकर हमारी पॉकेट में मौजूद स्मार्टफोन्स तक मैग्नेटिक फोर्स की एप्लीकेशन हमें हर जगह दिखाई देती है। हमारा अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, यानी इसके अंदर भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल पाया जाता है। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ही है जिसकी वजह से हम स्पेस में मौजूद डेडली कॉस्मिक रेस से बच पाते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए एक शील्ड का काम करती है। एक थ्योरी के मुताबिक किसी जमाने में मार्स पर भी एटमॉस्फेयर या फिजा पाई जाती, लेकिन मार्स पर मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से इन डेडली कॉस्मिक रेस ने उस फिजा को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, और वक्त के साथ साथ ये एटमॉस्फेयर कम होता गया, और इसी फिजा के कम होने की वजह से आज मार्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इनहैबिटेबल पाया जाता है। इसी के साथ साथ 11वीं सेंचुरी यानी चाइनीज सोंग डायनेस्टी के एरा में पहली मर्तबा एक ऐसी डिवाइस इन्वेंट हुई जिसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से काम करता था कि उसके अंदर मौजूद एक मेटालिक निडल अर्थ की मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ हमेशा डायरेक्टेड रहती थी। ये कंपास आज हम सबके मोबाइल फोन्स में एक ऐप की तरह मौजूद है, और हमारा गूगल मैप भी इसी कंपास के थ्रू काम करता है। So these are all the wonders of magnetic force। तो यहाँ इख्तिताम होता है हमारे आज के इस टाइप्स ऑफ फोर्सेस के एपिसोड का। तो आज इस एपिसोड में हमने क्या सीखा? हमने जाना टेंशन, एयर रेजिस्टेंस, नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस फ्रिक्शन, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। आई होप आपको इन सब फोर्सेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा। इन सब के अलावा भी एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लेकिन इस लेवल पर यह फोर्स समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आगे आने वाले एपिसोड में हम इस फोर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब तक की नहीं इतना ही। दिस इज फिजिक्स विद काशिफ अनीस, ओनली ऑन एडवेंचर।